हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सरल फिजिक्स, वेयर फिजिक्स इज मेड सरल फॉर यू बाय अंशुल शर्मा। अच्छा, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। रीजन बिकॉज उसमें बहुत ही ज्यादा मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देने वाला हूं। प्रैक्टिकल एग्जांपल्स जैसे कि, चलो फर्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आपने स्कूल में या कभी कहीं पर अपने घर में एक पिन मैं ड्राइंग पिन की बात कर रहा हूं या नेल कील की बात कर रहा हूं। आपको पता होगा वो जो ड्राइंग पिन होती है वो कैसी होती है, वो एक एंड से तो वो पतली होती है और यहां से वो समथिंग लाइक दिस थिक होती है, मतलब यहां वाला एरिया उसका ज्यादा होता है। तो हम क्या करते हैं, यहां पे थंब रखते हैं और यहां पे अगर मेरा बोर्ड है तो उस थंब की हेल्प की वजह से ये वाली जो पिन है इसमें इंसर्ट हो जाती है। ये काम किया सभी ने, इतना तो काम किया है ना आप सभी ने। ओके, अब दूसरी बात, आपने कभी सोचा है कि अगर इसको हम उल्टा करके रख दें, दैट मीन्स अगर मैं ऐसा करने की कोशिश करूं कि उस वाले सरफेस को मैं इस साइड कर दूं और यहां से फोर्स लगाऊं, तो बेटा ऐसा सिर्फ सोचना है, करना नहीं है। क्योंकि अगर करने की कोशिश करोगे ना तो यहां से जब आप उसको प्रेस करोगे उतनी ही फोर्स लगा के जितनी आपने ऊपर लगाई है, तो इस केस में फिर यहां से बहुत ज्यादा, यू नो व्हाट आई मीन। ओके, सो ऐसा कभी नहीं करना है। ऐसा करने के लिए ड्राइंग पिन बनाई जाती है। बट माय पॉइंट इज कि अगर मैं उतनी ही फोर्स लगा के इसको इंसर्ट करवाना चाहूं तो क्या मैं करवा पाऊंगा? नहीं। ध्यान से सुनना, ताकत मैंने उतनी लगाई, जो थंब है उसको यूज करके मैंने ताकत सेम लगाई है, ऊपर भी और नीचे भी। जब मैं ऊपर ताकत लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं थंब को यूज करके, तो मैं इसके पॉइंटेड एंड को अंदर इंसर्ट करवाना चाहता हूं। और जब मैं नीचे वाले केस में सेम ताकत लगा रहा हूं तो मैं इसके फ्लैट एंड को अंदर इंसर्ट करवाना चाहता हूं। सो दैट मीन्स ऊपर मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, नीचे मेरी रिक्वायरमेंट अलग है, पर दोनों केसेस में मैं फोर्स सेम लगा रहा हूं। ऊपर वाले केस में वो आसानी से चला जाएगा, नीचे वाले केस में आसानी से जाएगा तो नहीं, उल्टा हमें यहां पे खून निकाल के जाएगा। इतनी बात आ रही है आपको समझ में? ओके, नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो आप डेजर्ट में खड़े हो, लाइक दिस। अब ये जो फीट हैं आपके, ये जो पैर हैं आपके, हिंदी में अगर बोलूं मैं इनको, तो आपके पैर जो हैं वो मिट्टी में, रेत में, डेजर्ट में धंस जाएंगे, अंदर चले जाएंगे, आपको चलने में दिक्कत आएगी। दैट मीन्स होता क्या है, मैंने आपको ग्रेविटेशन में पढ़ाया है, दैट मीन्स हमारी बॉडी का वेट एक्ट करता है किस डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब वो जो वेट है वो किसके थ्रू एक्ट कर रहा है? हमारी बॉडी का वेट हमारे फीट की थ्रू, जो हमारे फीट है उसके थ्रू हमारा वेट एक्ट कर रहा है। किसके ऊपर कर रहा है? सैंड के ऊपर। तो हमें रिजल्ट देखने को क्या मिला कि हमारा जो ये फीट है वो सैंड के अंदर धंस जाता है, चला जाता है। अच्छा, अगर मैं इस सैंड के ऊपर एक काम करता हूं, अब मैं इस सैंड के ऊपर खड़ा नहीं रहता, चलो इधर बना देता हूं, खड़ा नहीं रहता, मैं यहां पे क्या करता हूं, मैं यहां पे ऐसे लेट जाता हूं। मैं लेट गया। अब मुझे एक बात बताओ, जितना वेट मेरा यहां पर है उतना ही वेट यहां पर होगा। मैं पतला थोड़ी हो गया लेटने के बाद, या मोटा थोड़ी हो गया। दैट मीन्स जितना वेट मेरा बॉडी का इस सिचुएशन में है उतना ही मेरी बॉडी का वेट इस सिचुएशन में होगा। पर अब आप जब एक चीज ऑब्जर्व करोगे तो आपको यह पता लगेगा कि यहां पर जितना मेरा ये पैर सैंड के अंदर चले गए थे, धंस गए थे, अंदर चले गए थे, पेनिट्रेट कर गए थे, क्या मेरी बॉडी भी उतना ही पेनिट्रेट करेगी? नहीं। पर दोनों केसेस में लगने वाली फोर्स यानी कि वेट वो तो सेम है। बन गया वैसा ही केस। यहां पर भी मैंने अपने थंब से सेम ताकत लगाई, बट इस बोर्ड में मैं ऊपर तो एक पॉइंटेड एंड को अंदर करना चाहता हूं और नीचे मैं एक फ्लैट एंड को अंदर करना चाहता हूं। सो व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट कि जब मैं ऊपर फोर्स लगा रहा हूं तो पॉइंटेड एंड अंदर जा रहा है और नीचे फोर्स लगा रहा हूं तो इसको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये तो नहीं जाएगा, ये चला जाएगा, ताकत सेम है। यहां पे जब मैं सीधा खड़ा हूं तो मेरा वेट पैरों के थ्रू नीचे एक्ट कर रहा है, तो मेरे जो पैर वो पेनिट्रेट कर जाएंगे, धंस जाएंगे मिट्टी के अंदर, सैंड के अंदर।
पर जब मेरी बॉडी को मैं ऐसे लेटा दूंगा तब वो उतना पेनिट्रेट नहीं करेगी। पर यहां पर भी जो लगने वाली फोर्स है वो क्या है, दैट इज वेट, वो सेम है। यहां पे भी लगने वाली जो फोर्स है वो सेम है। तो अब आप थोड़े अपने जो दिमाग है उसकी जो विंडोज है उनको खोलो और एक बात सोचने की कोशिश करो कि ऐसा क्या हो जाता है कि सेम फोर्स लगने के बावजूद एक केस में चीज अंदर चली जाती है और एक केस में उतना अंदर नहीं जा पाती। तो सिंपल है, सिंपल सा डिफरेंस यहां पे किस चीज का आ रहा है आपका, सिंपल सा डिफरेंस बेटा यहां पे आ रहा है आपका ये एरिया। यहां पे बहुत ही छोटा सा पॉइंटेड एरिया है, बहुत छोटा सा एरिया जिसको आप अंदर ले जाना चाहते हो। यहां पे बहुत ही फ्लैट एरिया, बड़ा एरिया जिसको आप अंदर ले जाना चाहते हो। यहां पे जब मेरे पैर धंस रहे हैं, दैट मीन्स मेरा जो वेट है वो पैरों के थ्रू एक्ट कर रहा है, तो आपके फीट का जो एरिया है वो तो बहुत ही कम होता है। पर यहां पर जो मेरी बॉडी है उसका टोटल एरिया तो ज्यादा होगा फीट से। सो दैट मीन्स जो रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है वो सिर्फ फोर्स पे डिपेंड नहीं करता, वो इस पे भी डिपेंड करता है कि मेरी फोर्स कितने एरिया पे लग रही है। पॉइंट आ रहा है समझ में, आपको समझ में आ रही है बात? फिर से सुन लो, मैंने यहां दोनों केसेस में फोर्स सेम लगाई, यहां पे दोनों केसेस में मेरा वेट सेम है, पर इन दोनों केसेस में पेनिट्रेशन सेम नहीं है, इन दोनों केसेस में भी पेनिट्रेशन सेम नहीं है। ऐसा क्यों भाई? फोर्स तो मैंने सेम रखी, पर क्या चीज डिफरेंट हो गई? एरिया डिफरेंट हो गया। यहां पे एरिया इसका देखो, पॉइंटेड एंड का कम होगा, फ्लैट का ज्यादा होगा। तो इसीलिए मेरी लगाई हुई फोर्स का ज्यादा इफेक्ट कहां पे दिखता है? जहां पे एरिया कम होता है या ज्यादा होता है? जहां पे एरिया कम होता है। सो द इफेक्ट ऑफ फोर्स विच यू अप्लाई इज मोर व्हेन द एरिया इज लेस। समझ में आ रही है बात? और अगर एरिया ज्यादा है तो इसका इफेक्ट कम हो जाएगा। यहां पे देख लो, जो मेरे पैर हैं, मेरे फीट हैं, उनका जो एरिया है वो मेरी बॉडी के एरिया से तो कम होता है। अगर वो मेरी बॉडी के एरिया से कम है तो यहां पे मुझे इफेक्ट ज्यादा दिखा, इसलिए मेरे जो पैर है वो धंस गए, ज्यादा पेनिट्रेट कर गए। पर जब मेरी बॉडी ऐसे लेट गई तो इस केस में एरिया ज्यादा हो गया। अगर एरिया ज्यादा हो गया, फोर्स तो उतनी थी, तो इफेक्ट कम दिखा, मतलब पेनिट्रेट वो क्या करेगा? कम करेगा। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं फोर्स का इफेक्ट देखना चाहता हूं तो मुझे एरिया को भी साथ में रखना पड़ेगा। और दूसरी बात, अब यहां पर मैं जिस फोर्स की बात कर रहा हूं वो एरिया के कैसे लगनी चाहिए? परपेंडिकुलर। यू नो परपेंडिकुलर। मान लो अगर ये मेरा एरिया है तो फोर्स मेरी ऐसे लगनी चाहिए, परपेंडिकुलर फोर्स। तो यहां पर जब मैं थंब से फोर्स लगा रहा हूं तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हुई? मेरी फोर्स की डायरेक्शन हुई ये ऐसे। लाइन तो सीधी ऐसे नहीं बनी, मैं यहां से बनाता हूं। तो जब मैं ऐसे कर रहा हूं तो ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है, और यहां पर भी जब मैं फोर्स लगा रहा हूं थंब से तो ये मेरी फोर्स की डायरेक्शन है। तो ये मेरी फोर्स है, समझ में आ रही है बात? और यहां पे ये मेरा एरिया है, या इसकी बात कर लो, ये जो फोर्स है इस एरिया के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली ये वाली फोर्स इस एरिया के परपेंडिकुलर है। यहां पर जो मेरा वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, और ये जो मेरे फीट है उनका एरिया ऐसे होगा, ऐसे ही होते हैं फीट, मतलब एरिया तो ऐसे ही लोगे या ऐसे लोगे, एक ही बात है। ये जो मार्कर है इसके भी परपेंडिकुलर और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो ये वाला यहां पर भी वेट ऐसे एक्ट कर रहा है और मेरी बॉडी का एरिया ये ले रहे हो, अब यहां पर भी परपेंडिकुलर है। दैट मीन्स फोर्स मुझे कैसी लेनी है? परपेंडिकुलर फोर्स। और उस परपेंडिकुलर फोर्स का जो इफेक्ट आता है वो कौन डिसाइड करता है? एरिया डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है? एरिया डिसाइड करता है। सो परपेंडिकुलर फोर्स का इफेक्ट कौन डिसाइड करेगा? एरिया डिसाइड करेगा। दैट मीन्स अगर मैं परपेंडिकुलर फोर्स और एरिया को कंबाइन कर दूं तो मैं एक नई टर्म बना सकता हूं। तो सबसे पहली बात, एक बात समझ लो, जो मेरी परपेंडिकुलर फोर्स होती है उसको मैं एक नया नाम दे रहा हूं। अब परपेंडिकुलर फोर्स को हम बोल सकते हैं थ्रस्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे थ्रस्ट क्या है तो आपने बोलना है कि फोर्स को ही थ्रस्ट बोलते हैं, बट वो फोर्स कैसी होती है? परपेंडिकुलर फोर्स होती है।
तो अगर आपकी फोर्स परपेंडिकुलर है तो आप उसको फोर्स ना बोलकर क्या बोलते हो, थ्रस्ट बोलते हो। और थ्रस्ट एक पर्टिकुलर एरिया पे लगता है, जैसे कि यहां पे इस एरिया पे लग रहा है, यहां पे इस एरिया पे लग रहा है, यहां पे फीट के एरिया पे लग रहा है, यहां पे बॉडी के एरिया पे लग रहा है। तो अगर मैं लगने वाले थ्रस्ट को जिस एरिया पे वो लग रहा है उससे मैं डिवाइड कर दूं तो मैं इस चीज को एक नया नाम दे सकता हूं जिसको मैं बोलता हूं प्रेशर। समझ में आई बात? तो प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं आपसे पूछूं दो क्वेश्चन, व्हाट इज थ्रस्ट? परपेंडिकुलर फोर्स इज कॉल्ड एज थ्रस्ट। व्हाट इज प्रेशर? थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया, मतलब थ्रस्ट जितने एरिया पे लग रहा है आप उसको उससे डिवाइड कर दो तो वो आपको क्या दे देगा, प्रेशर। तो अब इन्हीं एग्जांपल्स को दोबारा देखें। इस केस में मुझे बताओ, यहां पे मैं नेमिंग्स कर देता हूं, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, दिस इज डी। अब ए और बी में बताओ, जब मैं एफ फोर्स लगा रहा हूं इस एरिया पे और इसको मैं मान लेता हूं एरिया A1, इसको मान लेता हूं मैं एरिया A2। तो अब अगर मैं आपसे ए पार्ट में पूछूं कि प्रेशर कितना हुआ जी, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। यहां पे बी पे प्रेशर कितना हुआ, प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अब फोर्स तो दोनों केसेस में आपने सेम लगाई, बट एरिया ने डिसाइड करना है कि प्रेशर कितना एक्ट होने वाला है इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। अब मुझे बताओ A1 और A2 में से बड़ा कौन सा है? A2 इज ग्रेटर देन A1। A2 इज ग्रेटर देन A1। अब देखो, अगर A2 बड़ा है तो ये पूरी टर्म छोटी हो जाएगी, मैथ्स है। अगर न्यूमरेटर आपके सेम चल रहे हैं और डिनोमिनेटर में एक डिनोमिनेटर अगर बड़ा है तो वो पूरी चीज को छोटा कर देगा। सो दैट मीन्स P2 विल बी लेस देन P1 या P1 इज ग्रेटर देन P2। तो अब इस एग्जाम्पल को अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में अब और करना हो तो मेरे पास एक बोर्ड था, यहां पे मैंने एक पॉइंटेड पिन को इंसर्ट करना है, यहां से मैंने फोर्स लगाई F और इसी को जब मैंने उल्टा करके यहां पे लगाया और इसको उधर कर दिया तब भी मैंने फोर्स कितनी लगाई, F। और यहां पे दोनों केसेस में फोर्स तो F ही लग रही है। तो अगर मुझे प्रेशर की टर्म्स में आंसर देना हो तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा इस केस में जो प्रेशर है वो ज्यादा है, इस केस में प्रेशर कम है। तो अगर इस केस में प्रेशर P1 था, इसमें P2 था, तो सिंपल P1 इज ग्रेटर देन P2। कैसे पता लगा? फोर्स अगर सेम है तो एरिया जहां पे कम होगा वहां पे प्रेशर ज्यादा होगा और जहां पे एरिया ज्यादा वहां पे प्रेशर कम। इन दोनों में से बता सकते हो कहां पे प्रेशर कम, कहां पे प्रेशर ज्यादा? इसको P3 बोल देते हैं, इसको P4 बोल देते हैं। सो इज P3 ग्रेटर देन P4 और P4 इज ग्रेटर देन P3? सोचो, वेट तो सेम ही लग रहा है दोनों केसेस में, तो P3 भी जो है आपका दैट विल बी वेट, मतलब थ्रस्ट होता है। और थ्रस्ट एक्चुअली क्या होता है आपका, प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट अपॉन एरिया। थ्रस्ट क्या होता है, परपेंडिकुलर फोर्स, और यहां पर जो वेट है वो एक परपेंडिकुलर फोर्स की तरह ही तो एक्ट कर रहा है। सो P3 इज इक्वल टू W अपॉन एरिया ऑफ फीट कर देते हैं इसको। और यहां पे जो P4 लग रहा है आपका दैट इज वेट अपॉन एरिया ऑफ बॉडी। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ बॉडी और फीट में से ज्यादा कौन सा है? एरिया ऑफ बॉडी ज्यादा है, तो ये पूरी टर्म कम हो जाएगी, दैट मीन्स P4 कम हो जाएगा, तो P3 ज्यादा है आपका। सो P3 इज ग्रेटर देन P4। तो आपने क्या सीखा इन सारी एग्जांपल्स के थ्रू? आपने ये सीखा कि आपकी लगाई हुई फोर्स का इफेक्ट कौन डिसाइड करता है, एरिया जिसके ऊपर आप वो फोर्स लगा रहे हो। The effect of force applied by you is decided by the area on which you apply that force. अगर ज्यादा आप एरिया पे फोर्स लगा रहे हो तो इफेक्ट कम हो जाता है, और अगर कम एरिया पे लगा रहे हो तो इफेक्ट ज्यादा हो जाता है। अब यहीं से आपके कॉन्सेप्ट्स निकलते हैं कि आपका जो चाकू होता है, नाइफ होता है, उसके शार्प एजेस होते हैं। क्यों शार्प का मतलब क्या, पतले पतले एजेस। तो आप क्या करोगे, एप्पल लेके आओगे, ऐसे पकड़ोगे और ऐसे कट करोगे। जब आप ऐसे कर रहे हो तो आपने क्या लगाया, थ्रस्ट। कितने एरिया के थ्रू, वो पॉइंटेड एंड जो होता है आपके चाकू का, ये वाला। ये वाले होते हैं ना आपके पॉइंटेड एंड्स, ये वाले। तो जब आपने ऐसे पकड़ के ऐसे काटना स्टार्ट किया तो आपने थ्रस्ट लगाया अपने हाथ के थ्रू, और वो थ्रस्ट कितने एरिया पे लग रहा है, इस पतले से एरिया पे, तो उसका जो इफेक्ट आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा।
आप कोशिश करना उसी चाकू को काटने की, इस मार्कर से या किसी पेन से या पेंसिल से। जब आप ऐसे फोर्स लगाओगे तो देखो यहाँ पे एरिया बहुत ज्यादा है, तो वो कट नहीं कर पाएगा उतना अच्छे से उसको, या कट कर ही नहीं पाएगा। तो इसीलिए उसका जो आपके नाइफ एजेस होते हैं वो शार्प होते हैं। अच्छा, स्कूल के बैग्स होते हैं जो आपने उनको शोल्डर्स पे टांगना होता है, उनके जो स्ट्रैप्स होते हैं वो ब्रॉड होते हैं ना। ब्रॉड क्यों होते हैं? सोचो, दिमाग लगाओ। पतले रख दो उनको, कपड़ा कम लगेगा। ब्रॉड क्यों रखना है? अगर ब्रॉड रखोगे, अब होता क्या है कि मान लो मैंने बैग उठाया, ऐसे पीछे रखा और यहां पे मेरे स्ट्रैप्स आए, अब बैग में मैंने सामान डाला है, वो सामान क्या है? एक तरीके से थ्रस्ट है जो नीचे एक्ट कर रहा है, और कितने एरिया पे कर रहा है वो कौन डिसाइड करेगा? स्ट्रैप्स। क्योंकि अगर मैं पतले स्ट्रैप्स रखूंगा तो वो उतना ही वेट पतले से स्ट्रैप के थ्रू मेरे शोल्डर पे एक्ट करेगा, तो मुझे दर्द ज्यादा होगा। पर अगर मैं ब्रॉड स्ट्रैप्स रखता हूं तो वही वाला थ्रस्ट जो भार मैंने उठाया हुआ है बैग में, वो मेरे शोल्डर्स पे उस ब्रॉड स्ट्रैप के थ्रू एक्ट करेगा। तो दैट मीन्स उसमें एरिया ज्यादा कर दिया मैंने, तो मेरे शोल्डर्स पे जो दर्द है वो कम होगा, इफेक्ट कम आएगा, प्रेशर कम आएगा। तो प्रेशर को कम करना है मुझे, तो ब्रॉड स्ट्रैप्स रख लो, नाइफ एजेस को शार्प रख लो। दूसरा मैंने आपको बता दिया, वाई ड्रॉइंग पिन्स हैव पॉइंटेड एजेस, ताकि आसानी से चले जाएं। पॉइंटेड एजेस होते हैं ना, अगर मैं इस मार्कर की बात करूंगा, मैं इसको ऐसे इंसर्ट करना चाहता हूं बोर्ड में, हो जाएगा नहीं। इसका एरिया देखो, या यहां से देखो, एरिया देखो कितना ज्यादा है। पर हाँ, यहीं पे अगर मैं पतली सी पिन लगा दूं, फिर ऐसे धक्का दूं, तो ये बहुत इजीली चला जाएगा, क्योंकि उतनी फोर्स स्मॉल एरिया पे एक्ट कर रही है। तो सीखा क्या आपने? आपने ये सीखा कि आपकी लगाई हुई परपेंडिकुलर फोर्स और एरिया जिसके ऊपर आप लगा रहे हो, ये मिलके डिसाइड करेंगे कि उस फोर्स का इफेक्ट कितना आएगा। एरिया को कम करते जाओ, कम करते जाओ, कम करते जाओ, प्रेशर बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एरिया को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, प्रेशर कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, कम होता जाएगा। बात आ रही है आपको समझ में? और यही आपका टॉपिक है, दैट इज अ थ्रस्ट एंड प्रेशर। अब उसको हम पॉइंट्स के फॉर्म में लिखते हैं और साथ साथ फिर से समझना स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी? सो हेडिंग डालते हैं इसकी हम, दैट इज थ्रस्ट एंड प्रेशर। सो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको डेली लाइफ के थ्रू समझना बहुत ज्यादा आसान है। इसी को देख लो जिस बोर्ड पे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैंने यहां पे दो नेल्स वॉल में ऐसे लगाए हुए हैं, और नेल के पॉइंटेड एंड्स होते हैं, तो जाने में, टांगने में क्या होती है? आसानी होती है। ठीक है जी? हाँ जी, तो आपका आ गया टॉपिक थ्रस्ट एंड प्रेशर। अगर मैं थ्रस्ट की बात करूं, थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द perpendicular force acting on a given surface तो अगर मैं डायग्राम के थ्रू बताऊं, अगर ये मेरा सरफेस है तो ये अगर मेरी फोर्स है, ऐसे लगा रहे हो आप टेडी फोर्स, ऐसे लगा रहे हो, या आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हो, या आप फोर्स को ऐसे लगा रहे हो। सो इन सभी केसेस में, लेट मी जस्ट रीड्रॉ दिस, लाइक दिस, यहाँ पे फोर्स ऐसे लगाई, यहाँ पे फोर्स आपने ऐसे लगाई, और यहाँ पे ऐसे लगाई। अब मुझे बताओ
फोर्स तो तीनों में ही लग रही है आपकी, पर मैं इन तीनों में से थ्रस्ट किसको बोलूंगा? थ्रस्ट मैं बोलूंगा जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ, थ्रस्ट। दिस इज नॉट थ्रस्ट, दिस इज नॉट थ्रस्ट, ये थ्रस्ट नहीं है। थ्रस्ट होता है परपेंडिकुलर फोर्स किसी सरफेस पे जो लग रही है, उसको क्या बोलते हैं हम? थ्रस्ट बोलते हैं। ओके जी, सो थ्रस्ट इज डिफाइंड एज द परपेंडिकुलर फोर्स एक्टिंग ऑन अ गिवन सरफेस। अब बात करते हैं प्रेशर की। थ्रस्ट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया is called as pressure. So pressure को आप कैसे लिख सकते हो? That is thrust upon area. Now thrust को किस में मेजर करोगे आप? फोर्स है न्यूटन में। एरिया का ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट क्या बनेगा बेटा? SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। ये एक साइंटिस्ट हैं जिनकी मेमोरी में हमने ये यूनिट रख दिया प्रेशर का। मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को आप क्या बोल सकते हो? You can say it as Pascal. Just write it down. लिखो इसको आप। ओके, तो यहां पे हम एक दो पॉइंट्स लिख सकते हैं। इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज मोर व्हेन एरिया इज लेस। for a given force। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, मुझे बताना है थ्रस्ट जो है उसका जो इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट को ही तो हम प्रेशर बोलते हैं। वो ज्यादा होता है जब एरिया कम होता है। फॉर एग्जाम्पल थ्रस्ट इज इक्वल टू 100 न्यूटन, कॉमा मैं दो तीन एरियाज ले लेता हूं। A1 लेता हूं मैं 50 मीटर स्क्वायर, A2 ले लेता हूं मैं 25 मीटर स्क्वायर, A3 ले लेता हूं मैं 5 मीटर स्क्वायर। अब P1 निकालना है। P1 क्या होगा? थ्रस्ट अपॉन A1, सो 100 अपॉन 50 इज इक्वल टू 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। P2 निकालना है, दैट विल बी 100 अपॉन 25, दैट विल बी 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देन P3 निकालना है, दैट विल बी 100 अपॉन 5, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो यहां पे मैंने अपनी लगाई हुई थ्रस्ट फोर्स को तो सेम ही रखा, पर अगर मैं इस 100 न्यूटन की थ्रस्ट फोर्स को ज्यादा एरिया पे लगा रहा हूं तो इसका इफेक्ट आता है 2। फिर मैंने एरिया को किया कम, फिर इसका इफेक्ट हो गया 4। फिर मैंने एरिया को किया और कम, फिर इसका इफेक्ट हो गया 20। तो देखो यहां पे मेरा जो इफेक्ट है थ्रस्ट का, जिसको मैं प्रेशर बोलता हूं, वो 2 से हो गया 4, 4 से हो गया 20। मतलब बढ़ रहा है। ये कब बढ़ा? जब मैंने एरिया को किया 50 से 25, 25 से मतलब कम। तो दैट मीन्स अगर एरिया मेरा लेस है तो इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट जो आएगा वो मेरे को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। इफेक्ट ऑफ जो थ्रस्ट है वो कम हो जाएगा। यहीं से आप वो भी समझ सकते हो, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट इज लेस व्हेन एरिया इज मोर फॉर अ गिवन फोर्स।
गिवन फोर्स 100 ही ले ली, तो उल्टा समझ लो, पहले एरिया मेरा 5 था तो इफेक्ट कितना आया 20, फिर एरिया 25 के इफेक्ट आया 4, फिर एरिया क्या 50, इफेक्ट कितना आया 2। सो दैट मीन्स जो मेरी थ्रस्ट का इफेक्ट है वो कम होता चला जाएगा जैसे जैसे मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा। तो सिमिलरली वी कैन से, सिमिलरली इफेक्ट ऑफ thrust is less when area is more for a area is more for a given force। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको अब समझ में आ जाने चाहिए। अब यहां पे हम लिख लेते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे कि ड्राइंग पेन हैज पॉइंटेड एंड्स सो दैट इट कैन पियर्स easily as effect of thrust will be more due to less area। एरिया कम होने की वजह से जो इफेक्ट आएगा थ्रस्ट का वो ज्यादा आएगा। दूसरा, स्कूल बैग्स हैव broad straps so that pressure exerted on shoulders is less। आ गया समझ में? तो ब्रॉड स्ट्रैप्स होने की वजह से जो शोल्डर पे प्रेशर है वो कम लगेगा क्योंकि एरिया ज्यादा हो गया। नाइफ and other cutting tools have sharp edges। sharp edges का मतलब क्या होता है? less area so that cutting effect is increased। तो शार्प, जितना मैं एज को शार्प करता जाऊंगा, ऐसा होता है ना कई बार आपके घर में होता है, आपने चाकू रखा होता है, नाइफ यूज कर करके वो इतना ज्यादा कट नहीं कर रहा होता है, तो एक दिन सडनली आपकी गली में या लोकेलिटी में कोई सोसाइटी में कोई वो तेज करने वाले आते हैं, चाकू तेज करवा लो, ठीक है, वो साइकिल पे उनके पास होता है, पेडल मारते हैं, वो घूमता है, तो आपके मम्मा बोलते हैं कि चाकू को तेज करवाना है। हमने जब तेज करवाते हैं फिर तो एकदम ऐसे काटता जाता है वो। दैट मीन्स एजेस को क्या करवा लिया? शार्प करवा लिया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता लगता है कि थ्रस्ट और प्रेशर का हमारी लाइफ में, डेली लाइफ में कितना ज्यादा रोल है। यू जस्ट राइट दीज एग्जांपल्स। चलो एक काम करते हैं, अभी मैं यहाँ पे ना एक डायग्राम बनाता हूं, तो आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है और मुझे वैल्यूज बतानी है प्रेशर की। सिमिलर सा न्यूमेरिकल मैं बना रहा हूं यहाँ पे, जैसा आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है, बिल्कुल सेम नहीं है। जैसे मेरे पास एक ऐसे है शेप है, पहले मैंने उसको ऐसे रखा, फिर मैंने उसको ऐसे रख दिया। क्लियर है? अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट की अगर मैं बात करूं, लेंथ को ले लेते हैं 4 मीटर्स, ब्रेड्थ को ले लेते हैं 2 मीटर्स, हाइट को ले लेते हैं 1 मीटर। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको उठा के मैंने ऐसे रख दिया। जब मैं इसको उठा के ऐसे रखूंगा, सो इन दिस केस व्हाट विल बी देयर, इट विल बी लाइक, दिस विल बी h इज इक्वल टू 1 मीटर एंड व्हाट विल बी दिस विल बी लाइक, ऐसे h हुआ तो ये लेंथ हो जाएगी मेरी कितनी, 4 मीटर्स, और ये पीछे को
दिस विल बी ब्रेड्थ दैट विल बी इक्वल टू 2 मीटर्स। क्लियर है? और आपको पता ही है ये पूरा ऐसे है अंदर से, जब मैं इसको देखूंगा लाइक दिस, और ये ऐसा है, और मैंने इनको सरफेस पे रखा है, ऐसे सरफेस पे रखा है, ऐसे सरफेस पे रखा है। आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे वो प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा सरफेस पे, और यहाँ पे कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा सरफेस पे। और इस ब्लॉक का जो मास है, लेट अस अज्यूम इट इज 50 kg, ये भी मास ऑब्वियसली 50 ही होगा, सेम बॉक्स है, और जी को आप ले लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व। क्या क्या इसमें वैल्यूज आएंगी प्रेशर की? ओके, कर लिया। चलो देखते हैं। यहां पे मैं प्रेशर पूछ रहा हूं कितना। प्रेशर होता है थ्रस्ट अपॉन एरिया। अब थ्रस्ट तो देखो इस केस में वेट है इनका, वेट क्या होता है mg, तो 50 इंटू 10 अपॉन, अब ये वेट इस एरिया के अलॉन्ग थ्रू लग रहा है ना, ये जो एरिया सरफेस के साथ कांटेक्ट में, ये वाला, और ये इसका एरिया कितना होगा L इंटू बी, दैट विल बी 4 इंटू 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 25, सो 125 अपॉन 2, 2 6 जा 12, 62.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये हो गया। और यहां पे प्रेशर अगर मुझे निकालना है, दैट विल बी थ्रस्ट अपॉन एरिया, यहां पे 2 इंटू 1, 25, यहां पे प्रेशर कितना आएगा 250 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो देख लो हुआ क्या, जब मैंने ब्रॉड बेस रखा था तो एरिया 8 मीटर स्क्वायर ज्यादा था, जब मैंने उसको खड़ा ऐसे कर दिया तो एरिया कम हो गया, 2 इंटू 1 हो गया। तो जब मेरा एरिया कम हो गया तो इफेक्ट ज्यादा आया, ब्लॉक तो वही है, तो ये इस टाइम पे सरफेस पे 250 का प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, और यहां पे वो कितना कर रहा है 62.5 का। तो सारा खेल किसका है? एरिया का, जिसके थ्रू आप गिवन फोर्स को लगाते हो। बात आई समझ में? चलो गुड। अब चलते हैं आगे। हाँ जी, आपको पता है अगर मैं बात करूं लिक्विड्स की और गैसेस की, स्टेट्स ऑफ मैटर आपने पढ़ा होगा, वन इज सॉलिड, वन इज लिक्विड, वन इज गैस। अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूं तो वो बहुत ज्यादा टाइट किस में होते हैं? सॉलिड में। और फ्री सबसे ज्यादा किस में होते हैं? गैसेस में। लिक्विड में भी वो फ्री होते हैं, पर बाउंड किस में होते हैं? वो सॉलिड्स में। तो दैट मींस लिक्विड और गैस में जो मॉलिक्यूल्स हैं लिक्विड और गैस के, वो क्या कर सकते हैं? फ्री होते हैं। क्योंकि वो फ्री होते हैं इसलिए वो फ्लो कर सकते हैं। फ्लो मतलब बह सकते हैं। आपने देखा होगा जो गैस है, एयर है, वो फ्लो करती है। एक जगह गैस लीकेज हो रही है तो आपके तक पहुंच जाएगी, वो स्मेल पहुंच जाएगी। रीजन, गैस फ्लो करके पहुंची। पानी है, पानी भी क्या करता है? फ्लो करता है। अब जो चीज फ्लो करती है उसको हम बोल सकते हैं फ्लूइड्स। तो इसका मतलब है लिक्विड और गैसेस को मैं क्या बोल सकता हूं? फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स के पास भी क्या होता है? वेट होता है। क्योंकि उनके पास वेट होता है तो वो भी क्या एक्सर्ट करेंगे? प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। तो फ्लूइड भी प्रेशर एक्सर्ट कर सकते हैं उनके वेट की वजह से। और दूसरी बात, मान लो एक कंटेनर में मैंने लिक्विड को फिल किया हुआ है। अब होगा क्या, इस लिक्विड का वेट तो नीचे को ही एक्ट करेगा W, और इस एरिया पे एक्ट कर रहा है तो वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा। बट जो लिक्विड है वो वॉल्स पे भी प्रेशर एक्सर्ट करता है, पता है आपको? यहां पर भी प्रेशर एक्सर्ट करेगा। अच्छा सर, ऐसे कैसे? आपने देखा होगा जब ऐसे कंटेनर में एक लिक्विड भरा हुआ, पानी भरा, और मैं यहां पे एक होल कर दूं, अगर मैं यहां पे होल कर दूं तो पानी बाहर को आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वो इधर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तभी तो यहां को निकला। अगर ना कर रहा होता तो ना निकलता। अगर मैं यहां होल कर दूं तब भी पानी बाहर आएगा, दैट मींस वो इधर भी प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है। तो पानी जो है वो वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब क्यों करता है वो मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। वैसे तो ये हायर क्लासेस में इसका कॉन्सेप्ट बताया जाता है, पर अभी आई ट्राई आपको सरल वे में थोड़ा सा मैं समझाता हूं। वॉल्स के साथ जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं वो टकराते हैं, कोलाइड करते हैं। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली, एक नहीं मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वॉल्स के साथ टकरा रहे हैं। अगर वो टकरा रहे हैं उसको बोलते हैं कोलाइड करना। और आपको पता है जब कोई चीज किसी के साथ कोलाइड करती है तो वो उसके ऊपर क्या लगाती है? फोर्स।
जब मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे टकराने की वजह से, तो किसी एरिया पे लगाएंगे इसके, और फोर्स अपॉन एरिया, परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया क्या जनरेट करेगा? प्रेशर। बस इतना सा याद रखना। जो मॉलिक्यूल्स हैं वो साइड वॉल्स पर भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं ड्यू टू द कोलिजन। तो फ्लूइड्स भी प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज प्रेशर इन फ्लूइड्स। Liquids and gases can flow, hence they are called as fluids. They have mass, hence weight, क्योंकि उनके पास मास है तो वेट भी होगा, and they exert pressure on the surface on which they are kept. तो अगर ऐसे में बात करूं तो वेट तो इनका भी नीचे एक्ट करेगा ऐसे, W ऐसे। ये वेट इस सरफेस पे क्या एक्सर्ट करेगा? प्रेशर। समझ में आई बात? सो लिक्विड और गैस फ्लो कर सकते हैं, हेंस उनको फ्लूइड्स बोलते हैं। उनके पास मास है, उनके पास इसीलिए वेट है, और वेट की वजह से वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। वेट एक थ्रस्ट फोर्स होता है, और उसको डायग्राम के थ्रू ऐसे बना सकते हैं। जस्ट ड्रॉ इट। फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर in which they are kept। क्या मतलब हुआ कि अगर इस कंटेनर में मैंने फ्लूइड को रखा हुआ है तो वो इधर भी क्या एक्सर्ट करते हैं? प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वॉल्स पे। रीजन आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, पर मैंने आपको समझा दिया है। रीजन फिर से बताता हूं। जो बेटा मॉलिक्यूल्स होते हैं वो वॉल्स के साथ टकराते हैं, ऐसे टकरा रहे हैं, 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 तो उनके ऊपर फोर्स लगाएंगे। वो फोर्स किसी एरिया पे लगेगा, और क्योंकि वो फोर्स परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है, इसलिए प्रेशर एक्सर्ट होता है उनकी वॉल्स की तरफ। एग्जाम्पल प्रैक्टिकली फील अगर करना है, प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है, होल्स कर दो, होल करोगे तो पानी ऐसे बाहर को आना स्टार्ट करेगा, और वो क्यों आ रहा है? क्योंकि प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। समझ में आ रही है बात? एक और लास्ट पॉइंट आपको जो दे रखा है, pressure exerted in a confined fluid is transmitted undiminished equally in all डायरेक्शंस। हाँ जी, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पास एक क्लोज्ड कंटेनर है और उसके एक साइड पे मैंने धक्का लगाया और प्रेशर जनरेट, क्योंकि धक्का लगाऊंगा एरिया पे प्रेशर जनरेट होगा, तो वो प्रेशर पूरे फ्लूइड में फैल जाएगा इक्वली। लाइक जैसे इसका डायग्राम मैं यहां पे आपको समझाता हूं। जैसे ये है, ये यहां से ऐसे क्लोज्ड है, ये लिक्विड है या फ्लूइड है। अब मुझे बताओ क्या ये कन्फाइंड है? कन्फाइंड मतलब बंद है, एक जगह फिक्स है। हाँ जी। ये मूवेबल है, ये वाले
अब मैंने क्या किया, यहां पे फोर्स लगाई। जब मैंने यहां पे फोर्स लगाई, इस एरिया पे लगाई और परपेंडिकुलर फोर्स लगाई, तो उसने क्या जनरेट किया, प्रेशर। वो प्रेशर मैंने यहां पे लगाया, पर वो प्रेशर इस पूरे के पूरे फ्लूइड में इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा और यहां पे मिलेगा मुझे। ये मतलब है इस पॉइंट का। और ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। बस इतना याद रखो, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है कि जब एक कन्फाइंड फ्लूइड में मैं एक साइड पे फोर्स लगाता हूं तो वो फोर्स प्रेशर बनाती है और वो प्रेशर जो है वो इक्वली पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट हो जाएगा और वो प्रेशर का इफेक्ट मुझे यहां दिखेगा और जो भारी चीज मैंने यहां पे रखी है वो उठ जाएगी, इजीली उठ जाती है। वो हाइड्रोलिक लिफ्ट होती है। सो प्रेशर जो आपने कन्फाइंड फ्लूइड में एक्सर्ट किया वो ट्रांसमिट हो जाता है अनडिमिनिश्ड इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। So is this point clear? So I hope this thrust and pressure, now you can feel that thrust and pressure, कि thrust क्या है, pressure क्या है। वैसे pressure load नहीं लेना आपको, ये टॉपिक की बात कर रहा हूं। So what is thrust, what is pressure, सारा समझ में आ गया। अगर समझ में आ गया बेटा, अभी इसको वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको और आगे शेयर कर देना, सो दैट आपके जो दोस्त हैं उनको बहुत अच्छे से इस चैप्टर को समझ में आ जाए उनको और उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फाइन। सो थ्रस्ट कर लिया, प्रेशर इन फ्लूइड्स कर लिया। फ्लूइड किसको बोलते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बता दिया। सो आई हैव डन इट इन अ सरल मैनर फ्रॉम माय साइड। व्हाट इज योर जॉब नाउ, नोट्स तो बना रहे हो साथ साथ, उनको रिवाइज करना है बार बार, सो दैट कॉन्सेप्ट्स आपके पक्के होते रहे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।